बच्चों, कल मैंने आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र कहानी का कुछ भाग पढ़ाया था। आगे मैं उसका शेष भाग पढ़ा रही हूँ। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इन संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही आधार था। उसी का मुंह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे एक हृदय से निकल करके उस अंधकार में अंतर स्वर में रोने लगी। अभी आपको कल मैंने मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताया था। मुंशी प्रेमचंद बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं। उनमें से मंत्र एक बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानी है जिसको अभी हम पढ़ रहे थे। उससे पहले आपको बताया था कि डॉक्टर चड्डा जो थे वो खेलने जा रहे थे और एक बूढ़ा भगत जो था अपने बीमार बच्चे को लेकर के उनके पास आया था, लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा और वो खेलने चले गए। और बूढ़ा जो था वो उनके उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी संसार में लोग करते हैं जो अपने खेल कूद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते हैं। फिर वो इतना निराश हो गया कि उसके बाद वो फिर कहीं नहीं गया, किसी अन्य डॉक्टर के पास नहीं गया, जहाँ से आया था वहीं पर फिर से चला गया। और उसी रात को उस बूढ़े भगत का 7 साल का बेटा हंसता खेलता इस संसार से विदा हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। बूढ़े माँ बाप का एकमात्र वही सहारा था, क्योंकि जैसा कि बताया था कि 7 बच्चों में वही एक बच्चा बचा हुआ था और वो भी इलाज ना मिलने के कारण वो जो है ना वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। यानी उनके जीवन में, बूढ़े माँ बाप के जीवन में ये अंधकार ही अंधकार रह गया था और चारों ओर दुख ही दुख नज़र आ रहा था। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्डा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ उन्होंने अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा की, जो एक असाधारण बात थी। वह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 साल की अवस्था में भी उनकी चुस्ती फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था, इससे वो जौ भर भी न टलते थे। बहुत लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि प्रस्तुत गद्यांश में बताते हैं कि वो जो डॉक्टर थे, डॉक्टर चड्डा थे, वो उन्होंने कई साल गुजर गए, खूब पैसा कमाया, खूब नाम कमाया और अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखते थे। और उन्होंने अपने जीवन को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ नियम बनाए हुए थे। उन नियमों का वो पूर्णतः पालन करते थे और उसके लिए वो अपना जो समय है उन्होंने निर्धारित कर रखा था, उसका वो अच्छे से पालन किया करते थे। हाँ, उनकी बहुत लोग स्वास्थ्य नियमों का पालन तब करते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोग अपना शरीर का ध्यान तब रखते हैं जब वो बीमार पड़ जाते हैं। जब वो बीमार पड़ जाते हैं तभी वो अपने स्वास्थ्य का भली भांति ध्यान रखते हैं, लेकिन ऐसा डॉक्टर चड्डा के केस में नहीं था। वो हमेशा ही नियम और संयम का पालन करते थे। समय से खेलना, समय से खाना, समय से उठना, समय से बैठना, सारे काम उनके नियमानुसार होते थे। और यही कारण था कि उन्होंने जीवन में भी इस नियम का पालन किया था। उनके केवल 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। और कहते हैं 2 बच्चे थे इसी नियम के तहत कि उन्होंने हर चीज़ का को फिक्स कर रखा था, हर चीज़ को उन्होंने निर्धारित कर रखा था कि मुझे 2 ही बच्चे रखने हैं, तो उनको 2 ही बच्चे थे, है ना। लड़का जो था लड़की की शादी हो चुकी थी, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी और लड़का जो था वो कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का एकमात्र आधार था, क्योंकि उनके ज़्यादा बच्चे तो थे नहीं, एक ही बच्चा था। तो उनका जो कुछ भी था वो सब कुछ उनका बेटा ही था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। यानी मुंशी प्रेमचंद जी वर्णन कर रहे हैं जिसके कहानी में, तो वो कह रहे हैं कि आज चड्डा के बेटे का जन्मदिन है, वो 20वीं सालगिरह है और वो चुस्त फुर्त और सुंदर युवक था।
संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश ने लिखा था, वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर उधर मित्रों की आवाभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई पुकारता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते, चुहले करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, कैलाश, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा दो। यानी उस आज कैलाश का जन्मदिन था और शहर के बड़े बड़े लोग जो हैं वो वहाँ पर आए हुए थे। एक तरफ उसके मित्र मंडली बैठी हुई थी और एक तरफ शहर के बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे और कैलाश जो था वो सबकी देखभाल में लगा हुआ था। इसको भी बच्चों उसी तरह लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रस्तुत अवतरण में डॉक्टर चड्ढा के लड़के कैलाश की 20वीं सालगिरह का वर्णन है। कैलाश की 20वीं सालगिरह जो है पर शहर के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। बड़े बड़े लोग आए हुए थे। कॉलेज के लड़के लड़कियां, छात्र छात्राएं सभी आमंत्रित थे। वो सब आए हुए थे। सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। बिजली की सजावट से सारा माहौल जो था वो बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। मनोरंजन के सारे साधन थे और कैलाश द्वारा तैयार किया गया एक छोटा सा प्रहसन का भी कार्यक्रम था, जिसकी मुख्य भूमिका जो है वो कैलाश को ही निभानी थी। यानी छोटा सा एक नाटक टाइप का तैयार किया था जो कैलाश को ही करना था। और कैलाश द्वारा तैयार किया गया एक छोटा प्रहसन का कार्यक्रम था और इसमें मुख्य कौन था, कैलाश था। कैलाश अपने मित्रों के स्वागत में व्यस्त था। कैलाश जो था अपने मित्रों के स्वागत में व्यस्त था। चारों तरफ कैलाश कैलाश की आवाज़ आ रही थी और सब कोई उसी के जानने वाले मित्रगण जो थे वो उसे पुकार रहे थे। कैलाश कभी इधर कभी उधर दौड़ता। विश्राम के लिए उसके पास एक क्षण मात्र भी नहीं था। अचानक एक युवती पास आई और उसने कहा, तुम्हारे सांप कहाँ हैं, कृपया मुझे दिखा दीजिए। यानी कैलाश को सांप पालने का भी शौक था। तो उसके साथ की जानने वाली छात्रा थी, उसने उसको कहा, कैलाश तुम्हारे सांप कहाँ हैं। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने वाली, तुम रोज कल कल करते हो। यानी मृणालिनी जो थी वो इस वक्त सांप देखना चाहती थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं, आज नहीं, कल मैं दिखा दूंगा। मृणालिनी और कैलाश दोनों साथ में पढ़ते थे, दोनों सहपाठी थे, दोनों एक दूसरे के प्रेम में पले हुए थे। कैलाश को सांपों को पालने, खेलने, नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उसके स्वभाव चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियाँ जमा करने का तो उसे मर्ज था। इतना पता भर चल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है फिर तो उसे चैन ही नहीं आता, उसे लेकर ही छोड़ता। यह उसका व्यसन था, यही उसकी मतलब एक आदत थी। बाकी उसके अंदर कुछ भी नहीं था। उसे सांपों को पालने का बहुत ही शौक था और वो अपने शौक के लिए चाहे कितना भी पैसा खर्च करना पड़े वो करता था और जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करता रहता था। इस पर हजारों रुपए फूक चुका था। मृणालिनी कई बार कह चुकी थी पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक नहीं हुई। कह नहीं सकती, आज उसकी उत्सुकता सच में जाग गई थी। वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे, रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन सब बातों का उसे जरा भी ध्यान नहीं आया। यानी ये अनुचित समय था सांपों को देखने का, लेकिन फिर भी इस समय वो सांप देखना चाहती थी। उसने ये जरा भी नहीं सोचा कि ऐसे वक्त पर सांप देखना ठीक नहीं होगा। इस समय
देखने से सांप जो है वो कुछ बिगड़ भी सकते हैं, काट भी सकते हैं। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी से दिखा भी ना सकूंगा, कमरे में तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी। एक महाशय ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद हरगिज न मानना, देखे कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने भी रद्दा चढ़ा है, मिस गोविंद इतनी सीधी हैं, भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज दिखाते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इस बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजीब बोलना छोड़ देती। भला कोई बात है, पर आपको आपको आपका दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा ये सभी उसको रंग चढ़ा रहे हैं, तो वह बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं अपनी वकालत खुद कर लूँगी, और मैं ऐसे वक्त पर सांपों को नहीं देखना चाहती। चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया। एक साहब बोले, अरे अजी, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर कोई दिखाए भी तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी सूरत देख करके उसे मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। जो ही पृथ्वी समाप्त हुआ, गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी अन्य मित्रों को सांप के दरबार के सामने ले जा करके महुआ बजाना शुरू कर दिया, और फिर एक एक खाना खोल करके एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती, उन्हें गर्दन में मत डालो, बस जरा दूर से ही दिखा दो, बस नचा दो। और कैलाश की गर्दन में सांप के लिपटते देख के उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी, मैंने व्यर्थ में ही इनसे सांप निकालने को कहा। मगर कैलाश एक ना सुनता। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प प्रदर्शन कला का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका की, दांत तोड़ डाले होंगे। यानी इस समय बेमौका था, लेकिन फिर भी जब उसने देखा कि मृणालिनी का चेहरा उतर गया है, उसे बुरा लगा है, वो सांप देखना चाहती थी, इस समय का इनकार उसे वास्तव में बुरा लगा है, तो वो ले जाकर उसने कैलाश में सांप दिखाने शुरू कर दिए। और सारे मित्रगण वहाँ इकट्ठे हो गए, भीड़ लग गई, और वो सांप दिखाने लगा। और जब वो सांप को अपने गर्दन में लपेटता, अपने हाथ में लपेटता, तो मृणालिनी को अपने जिद पर बड़ा ही अफसोस हो रहा था कि मैंने ऐसे समय में क्यों कहा। और उसी बीच एक मित्र ने कहा कि इन सांपों के दांत तोड़ डाले होंगे, तभी तो इतनी निडरता से इस तरह से सांप को गर्दन में लपेट रहे हैं, हाथ में डाल रहे हैं, और उनको अपने बस में कर रखा है, दांत तोड़ करके। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। और उसने क्या कहा कि इस समय ये काम मदारियों का, मैं मदारी नहीं हूँ, मैं प्यार से कीड़ों सांपों को अपने बस में किया हूँ, ना कि उनके दांत तोड़कर। और उसने कहा कि मैं कहिए तो आपको दांत दिखा सकता हूँ। तो उसने फिर ये कहते हुए एक काले सांप को पकड़ लिया और अपने मित्रों से बोला कि मेरे पास इससे जहरीला कोई सांप नहीं, अगर किसी को काट लेगा तो आदमी आनन फानन में यानी तुरंत मर जाएगा। तो इसके कांटे का कोई मंत्र भी नहीं है, और इसके दांत कहिए तो मैं इसके दांत दिखा दूँ। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। यानी मृणालिनी को बहुत ही अफसोस हो रहा था कि मैंने ऐसे समय से कहा और ये तो बहुत ही उल्टा हो गया। और वो कहने लगी कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम इसको छोड़ दो और फिर बाद में कभी दिखा देना। इस पर दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं होता, लेकिन कहते हो तो मान लेता हूँ। तो फिर कैलाश ने सांप को गर्दन पकड़ कर कहा, सांप की गर्दन कस के पकड़ ली और बोले, नहीं साहब, आंख से देखकर मानिए, दांत तोड़कर बस में किया तो क्या किया, सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि नहीं होगी तो वैसे हरगिज नहीं काटेगा। लेकिन मृणालिनी ने देखा कैलाश पर इस समय भूत सवार है। उसने वह तमाशा न करने के विचार से कहा, कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों की शंका का समाधान करके ही दम लेना चाहते नहीं। कैलाश जो है सबको दिखाना चाहता था कि किसी के दांत नहीं तोड़े, किसी के मन में संदेह जो है उसको वो दूर करना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, और इतनी जोर से दबाई कि सांप जो था उसका मुँह लाल हो गया।
हाँ, कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों से ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। यानी उसने काले सांप की गर्दन इतनी जोर से दबाई कि उसके चेहरे का रंग जो था वो लाल हो गया। और सांप ने आज तक कैलाश के द्वारा इस तरह का व्यवहार नहीं देखा था। उसे लगा कि ये मुझे क्या करना चाहता, वो समझ नहीं पा रहा था कि ये मुझसे क्या चाहते हैं। और सांप को शायद भ्रम हुआ कि कैलाश उसे मार डालना चाहता है, अतः वह आत्मरक्षा के लिए अपनी जीवन बचाने के लिए तैयार हो गया। और उसने कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया। उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक है आकर देख लें। आया विश्वास है, अब भी कुछ शक है? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह के लिए कहीं जगह नहीं होती है। मित्रों की शंका निवारण करके जैसे ही कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली की और उसे जमीन पर रखना चाहा, वह काला गेहुआन क्रोध से पागल हो रहा था। यानी वो जो सांप था वो उसे क्रोध आ रहा था, क्योंकि इससे पहले उसने इस तरह का व्यवहार कभी भी कैलाश के द्वारा अपने ऊपर करते नहीं देखा था। लेकिन अभी इस समय उसने ऐसा महसूस हुआ उसे कि मुझे मार डालना चाहते, मेरी जान लेना चाहते हैं। तो उसने जैसे ही उसको गर्दन को नीचे रखना चाहा, उसने कैलाश को काट लिया और गर्दन नरम पड़ते सिर उठाकर उसने कैलाश की उंगली में जोर से काट लिया और वहां से भाग गया। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा और मेज की दराज में रखी एक जड़ी रखी थी, जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी गायब हो जाता है। मित्रों में हलचल मच गई। मित्रों में हलचल बढ़ गई। बाहर महफिल में खबर, सब जगह खबर फैल गई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़ कर आए। फौरन उंगली में जड़ी जो थी वो बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दे दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल नहीं थे, वे उंगली का डसा हुआ भाग काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूरा विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी, खबर सुनते दौड़ी आई। कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को अपने रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी। 1 मिनट में कैलाश की आंखें बंद होने लगी और होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा ना रह सका, फर्श पर बैठ गया। आज हमने आपको इतना भाग बताया और कल इसका शेष भाग मैं फिर से बताऊंगी। और इसको जितना भी मैंने बताया है, जो भी मैंने पढ़ाया है, बच्चे उसको ध्यान से पढ़िए। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी याद करिए, उसके प्रश्न उत्तर मुझे लिख कर दिखाइए और बाकी का शेष भाग मैं आपको कल अवश्य पढ़ा दूंगी।